अगला टॉपिक है पदोन्नति, प्रमोशन। ये का है जिन बहुत सारे उद्देश्यों के लिए परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आपने किया है, उनमें से एक है पदोन्नति। कार्मिक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है योग्य कर्मचारी की प्राप्ति और फिर उसको संगठन में बनाए रखना, भागे न पावे। क्योंकि अगर योग्य है तो अवसर उसके पास असीमित होंगे, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होंगी, और जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां चल देगा झोला उठा के। रोकना है उसको। कैरियर डेवलपमेंट एक बृहद अवधारणा है, एक बड़ी, हैज अ ब्रॉड स्कोप, एंड वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट इज प्रमोशन। पदोन्नति उसका एक अंग है। कैरियर डेवलपमेंट से वैसे हमारा आशय ये होता है कि पदोन्नति की एक नियमित और निरंतर श्रृंखला जिसमें एक व्यक्ति के पद के साथ साथ लाभ और जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएं, उसकी योग्यता के अनुरूप। अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट्स, बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉई और अ पर्सनल regularly, continuously, according to his merits, capability, उसकी योग्यता के अनुरूप नियमित रूप से लगातार परिस्थिति में, वेतन भत्तों में और उत्तरदायित्वों में उन्नयन, अपग्रेडेशन। इसलिए कहते हैं कि पदोन्नति कैरियर डेवलपमेंट का एक अंग है। कैरियर डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा आया, अब आप उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको उसके एक्सपेक्टेशन को याद रखना है ना। यदि आप उसके एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति नहीं करेंगे तो झोला उठा है उसका, चला है ना। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप निरंतर आपको उसका पद बढ़ाना है, सैलरी बढ़ाना है, सुविधाएं बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है और कार्य में जिम्मेदारी बढ़ाना है, चुनौती बढ़ाना है। तो ये चीज सतत होती जाए, कंटिन्यूअसली होती जाए तो कैरियर डेवलपमेंट है, और इसी का अंग है एक बार पद में परिवर्तन, पदोन्नति। ठीक है, तो पदोन्नति इन्वॉल्व्स अपग्रेडेशन इन, पदोन्नति में उन्नयन होता है। पहला, स्टेटस का, परिस्थिति का, पद का, स्टेटस का, परिस्थिति का, पद का। दूसरा, बेनिफिट्स का, लाभ का, इंक्लूडिंग सैलरी, लाभ का, वेतन सहित। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जिम्मेदारियों का।
मतलब पद परिवर्तित होगा आपका, पदोन्नति अगर होगी तो पद परिवर्तित होगा, नीचे के पद से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर के पद में जाएंगे तो आपको मिलने वाला वेतन और उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं, अन्य लाभ में भी सकारात्मक परिवर्तन होगा, है ना, बढ़ेगा। और तीसरी चीज है जिम्मेदारियां भी बढ़नी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कठिन होनी चाहिए। पहले आप खुद छेनी हथौड़ा लेके पीट रहे थे, फिर फोरमैन बना दिए गए, तो अब आप छेनी और हथौड़ा की डिजाइन बनाएंगे और देखेंगे कि लोग उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ये ज्यादा कठिन काम है। छेनी ले करके उसमें हथौड़ा पीटना सरल काम, छेनी की डिजाइन डेवलप करना, हथौड़ा की डिजाइन डेवलप करना, फिर ये देखते रहना कि लोग उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, कठिन काम है ना। तो काम अधिक कठिन होता है पदोन्नति में, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। तीनों चीजें होंगी तो पदोन्नति मानी जाएगी। इसलिए कहते हैं कर्मचारी के कार्य में परिवर्तन के संबंध में, कर्मचारी के कार्य में परिवर्तन के संबंध में कुछ और अवधारणाएं हैं, कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं, जिनमें एक है स्थानांतरण, ट्रांसफर। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स चेंज in position of a personnel, पद में परिवर्तन होता है, या आप कहें कि स्थान में परिवर्तन होता है, पद वही बना रहता है। जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है, स्थान परिवर्तित होता है। ये जियोग्राफिकल लोकेशन एक विभाग के अंदर ही अमूमन होती है, इज विद इन अ डिपार्टमेंट। एक कारखाने में आपको आपके उत्पादन विभाग में ही एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा दिया जाएगा, या जिले में त्योंथर से उठा के हुजूर तहसील में बैठा दिया जाएगा, तो स्थान परिवर्तित होगा। कार्य की प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी, कार्य में हल्का फुल्का परिवर्तन होगा। नेचर ऑफ द जॉब विल रिमेन द सेम, काम वही करना है ना, काम वही लैंड रिकॉर्ड का ही है। हाँ, गांव से शहर में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ गांव काम में परिवर्तन तो हो ही गए, ठीक है, पर नेचर विल रिमेन दी सेम, स्टेटस विल रिमेन दी सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिमेन दी सेम, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थान में परिवर्तन, तो ट्रांसफर में सिर्फ स्थान में परिवर्तन। एक और है इससे जुड़ा हुआ, डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति में एक कर्मचारी का विभाग बदलता है, कार्य की प्रकृति बदलती है, विभाग बदलता है, कार्य की प्रकृति बदलती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, स्टेटस बदल जाता है, टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर। सैलरी बदल भी सकती है, बदल नहीं भी सकती, सैलरी may or may not change. But all the changes are temporary. इन सभी परिवर्तन अस्थायी होते हैं, सभी परिवर्तन अस्थायी होते हैं।
किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति सदैव एक निश्चित अवधि के लिए होती है। डेपुटेशन इज ऑलवेज फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड। डेप्यूटेशन लगभग सदैव किसी नए परियोजना, कार्यक्रम या कार्य के संबंध में होता है। इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और वर्क। मतलब ये हुआ कहने का। राकेश शर्मा जानते हैं? कौन थे? इंडियन एयरफोर्स में स्पेस में गया। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। इंदिरा गांधी ने पूछा था कि राकेश ऊपर से भारत कैसा दिखता है? सारे जगह से बोले सारे जगह से। तो क्या उनकी रैंक बदल गई? विंग कमांडर बन के गए थे, विंग कमांडर बन के लौट आए। पद अपग्रेड हुआ? नहीं। एक सीमित अवधि के लिए एक सीमित से प्रोजेक्ट में वो गए थे तो ऑब्वियसली उनकी बेनिफिट्स बढ़ी, कुछ अलाउंसेस बढ़े। काम की चुनौती भारी मात्रा में परिवर्तित हुई, भारी मात्रा में परिवर्तित। पर जो कुछ परिवर्तन था वो एक सीमित अवधि के लिए था, बहुत टेम्परेरी था। ऐसे ही नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सुने होंगे, सुने? मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाता कि अभी तक आज तक कोई चंद्रमा में नहीं गया, या अभी आपको ऑप्शन दिए देते हैं कि मंगलयान भारत छोड़ने वाला है, तो बिना आदमी के जा रहा है। आदमी चला जाता तो देखे आता कि मंगल किस टाइप का है, तो जाओगे क्या? जाना है? मंगलयान खाली नहीं कहा कि बैठाए थे, जाएंगे। नहीं जाए, वो बोला नहीं जाए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बोलते नहीं जाए। कोई भी नया काम जब चालू होता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट जब चालू होता है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट। सुने? क्या होता है? कई शहरों में पहले छोटे स्तर पर उसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं सही हो रहा है। हाँ, कोई भी काम जहाँ पे बिल्कुल नई प्रकृति का करना होता है, बिल्कुल नए नेचर का, जो पहले कभी नहीं किया गया, तो हम उसको कागज में थियोरेटिकली तो बहुत बढ़िया सुंदर सा बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं कि ऐसे करेंगे, ये फायदा, ये नुकसान होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। पर जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे, तब तक कहाँ से पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, है ना? तो हमेशा उसको एक बहुत छोटे से स्तर पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले करके देखते हैं कि ये व्यवहार में होगा कैसे, क्या कठिनाइयां आएंगी, जो सोच रहे थे वो फील्ड में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कठिनाइयां जो आएंगी उनको हम दूर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले जब पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो प्रोजेक्ट बृहद स्तर पे लॉन्च होता है। हर प्रोजेक्ट हमेशा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आता है। अब हम किसी चीज का पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपका वो जो अंबानी साहब थे, उन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की थी, आपको अगर याद आ रहा हो, रिलायंस स्पेस, है ना? और वो
चंद्रमा और मंगल ग्रह में कॉलोनी बनाने वाले थे, क्योंकि अपनी धरती में जगह कम पड़ रही है और आप ये देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो जो सिमट ढहा चला जा रहा है, तो पता नहीं हमारे और आपका क्या कब ढहा जाएगा ना। तो वहाँ ज़्यादा ठीक है, वहाँ इस तरह की घटनाओं के बारे में भी सुना नहीं गया है। तो चलते हैं चंद्रमा में और मंगल में कॉलोनी बनाते हैं, वहीं रहेंगे, बड़ा आराम भी रहेगा, प्रदूषण भी नहीं रहेगा। जब हवा न रही तो प्रदूषण कहाँ से रहेगी? तो ऐसा तो है नहीं कि वो वहां पर जाएंगे और एक रीवा शहर या चंडीगढ़ टाइप का पूरा बना देंगे। तो पहले तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर कुछ करके हम देखेंगे साहब सफल होता है कि नहीं होता। 3 फ्लैट बुक हो जाएंगे, 3 बंगलो बुक हो जाएंगे, तो फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां बनाने के बारे में सोचेंगे। इकट्ठा पूरी कॉलोनी थोड़ी बना देंगे, ऐसा ही है ना। अब इस काम को करने के लिए अगर हम परमानेंट एम्प्लॉय रिक्रूट कर लेते हैं, कर्मचारियों की नए सिरे से भर्ती कर लेते हैं और प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाता है, तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? कर्मचारी को तो आपने भर्ती न कर लिया, ऐसे कैसे निकाल दोगे? इसलिए हम अपने पुराने और कमिटेड कर्मचारियों को उनकी इच्छा से, वो वॉलंटरली होता है, हमेशा पायलट प्रोजेक्ट में किसी को जबरन नहीं भेजा जाता, डेपुटेशन प्रतिनियुक्त में किसी को जबरन नहीं भेजा जाता, ट्रांसफर जबरन होता है, आपका स्थानांतरण कर दिए हैं, जाना पड़ेगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति जबरन कभी नहीं होती है। प्रतिनियुक्ति इज ऑलवेज वॉलंटरी, हमेशा। हम अपने ही कमिटेड और योग्य लोगों से पूछते हैं कि आप में से कौन है जो इस परियोजना में जाना चाहते, स्वेच्छा से बताइए। तो लोग ऑप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ नए टाइप का काम है, कर हम ट्राई करेंगे, चलेंगे, देखेंगे, चुनौती सामना कर लेते हैं कि नहीं। जो लोग जाएंगे उनका काम बदल जाएगा, चूंकि एक नए टाइप का काम करने जा रहे हैं, तो कुछ साहब अलग से अलाउंस वगैरह तो देंगे ही, हम मतलब बेनिफिट्स तो बढ़ ही जाएंगी, पर जो भी बढ़ेगा वो टेम्परेरी ही होगा। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा या आपका डेपुटेशन जब खत्म हो जाएगा, तो पुनः मूसक हो जाएंगे, आप जहां थे वहीं खड़े हो जाएंगे, है ना। एनसीसी की परेड कभी किए हैं? एक ही कमांड आता है, जहां थे माने जे जहां है, दौड़ की आवाज वहां से खड़े हो जाओ, वापस जहां से शुरू करेंगे, एक ही कमांड आता है, जहां थे तो फिर वही हो जाएंगे जहां थे। तो डेपुटेशन इसलिए हमेशा टेम्परेरी है। डेपुटेशन लुक्स लाइक प्रमोशन, लगता है कि पदोन्नति हुई क्योंकि सब बदल गया है, पर अस्थायी, टेम्परेरी। और आपका मूल विभाग नहीं बदलता, द ओरिजिनल डिपार्टमेंट रिमेन्स द सेम। आपको 3 साल के लिए भेजा गया है ना, 3 साल बाद आप वापस यहीं आने वाले हैं, उसी पद पर जहां से आप गए थे, ठीक है। एक होता है रीअसाइनमेंट, इसमें भी कार्य बदल जाता है। तो रीअसाइनमेंट में भी कार्य बदल जाता है एक व्यक्ति का, लेकिन बाकी सब कुछ वही रहता है। अस्थायी तौर पर पद भी बदल जाता है, कार्य भी बदल जाता है। लेकिन कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता। पदोन्नति स्थायी परिवर्तन है। प्रमोशन इज अ परमानेंट चेंज। पदोन्नति होगी जब आप पटवारी से कानूनगो बनेंगे, जब आप कानूनगो से नायब तहसीलदार बनेंगे, जब नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनेंगे, वो पदोन्नति, ठीक है, वो प्रमोशन हो। इसके अलावा का कोई भी कार्य में परिवर्तन हो, वेतन में परिवर्तन हो, वो पदोन्नति नहीं कहलाएगा। इसके अलावा एक और होता है क्रम उन्नति।
पे अपग्रेडेशन कहते हैं, क्रमोन्नति, पे अपग्रेडेशन। आप अपनी पे स्केल तो देखे होंगे ना, फॉर्म वॉर्म भर दिए हैं, भर दिए तो देखे होंगे ना कि कौन सी तनख्वाह वाले में आप भर रहे हैं, और अलग अलग स्केल की वैकेंसी है ना उसमें। सरकार ऐसा कहती है कि देखिए पदोन्नति तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ऊपर वाला पद खाली होगा तब ना आपको पदोन्नति देंगे। सबसे बड़ा तो ये है, ऊपर का पद खाली होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ऊपर का पद खाली नहीं होता है, तो क्या आपको हम रिटायरमेंट तक वहीं उसी पद पे बैठाए रखेंगे? तो सरकार कहती है कि एक नियमित अंतराल में हम आपका पे स्केल बदल देंगे, स्केल में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो जो पे स्केल है उसमें जब परिवर्तन होता है तो क्रमोन्नति कहलाती है, पे स्केल अपग्रेड हो जाता है, आप अगले ऊपर वाले ग्रेड में पहुंच जाते हैं। बट योर जॉब रिमेन्स द सेम, काम वही रहता है। जैसे आप 12 साल जब पटवारी बने रहेंगे, 12 साल तक पटवारी अगर आप बने रहेंगे तो आपको अगली ऊपर वाली पे ग्रेड में हम ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर वाले पे ग्रेड में आप पहुंच जाएंगे। पर आप कानूनगो बनोगे कि नहीं बनोगे ये तो और बहुत सारे कारकों पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो वो क्रमोन्नति कहलाएगी, ठीक है। आपका काम वही रहेगा, पद वही रहेगा, केवल सैलरी की स्केल चेंज हो जाएगी, पे स्केल में परिवर्तन होने वाला है ना। ध्यान रहे, पे में नहीं, पे तो हर साल बदलती है, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो पे तो हर साल बढ़ेगी आपकी, है ना। पे स्केल बढ़ जाएगा, स्केल बढ़ जाएगा, ऊपर वाले स्केल पे चले जाएंगे, जो ग्रेड पे होता है। हाँ, ग्रेड पे होता है, इसीलिए आप ग्रेडेशन कहते हैं, ग्रेड अप हो जाता है। ये कुछ मिलते जुलते अन्य शब्दावलियां थी जो पदोन्नति से मिलती हैं। वैसे कार्मिक प्रशासन में, कार्मिक प्रबंधन में पदोन्नति कहते हैं कि 3 प्रकार की होती है। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, क्षैतिजीय पदोन्नति। Horizontal promotion involves change in salary but not in responsibility. क्षैतिजीय पदोन्नति में वेतन में परिवर्तन होता है किंतु उत्तरदायित्व में परिवर्तन नहीं होता। क्रमोन्नति जो अभी अभी आप पढ़े इज हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, पे अपग्रेडेशन इज हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, क्षैतिजीय। आप लिपिक से वरिष्ठ लिपिक बन जाते हो, पर रहते तो लिपिक है, काम तो वही करना है ना। पे स्केल बदल जाएगा, लिपिक से वरिष्ठ लिपिक कहलाने लगोगे और सब कुछ कहलाने लगोगे, पर काम वही रहने वाला है, काम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे एक पद है स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर की शुरुआती पे स्केल बहुत अच्छी होती है, आम बाबू से बेहतर होती है, और उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका प्रमोशन नहीं, काहे में कर दोगे आप? स्टेनोग्राफर से काम क्या आता है? चिड्डा बोटी करता है ना, वो डिक्टेशन दे रहा है, अक्सर वो ऐसे नहीं कर रहा है। अब आप ये इस गुण का
आपके इस पद के अलावा अन्य पद में क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं। अंग्रेजी हिंदी जान रहे होते, टाइपिंग शाइपिंग जान रहे होते तो उपयोगिता हो सकती थी, इसकी और कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए स्टेनोग्राफर के साथ एक भारी समस्या है कि पदोन्नति नहीं होती, कार्य की प्रकृति में कभी परिवर्तन नहीं होता। आप वरिष्ठ से और वरिष्ठ से वरिष्ठतम होते चले जाओगे, पर करना आपको जिंदगी में यही पड़ेगा, डिक्टेशन लेना और टाइप करना चिट्ठी, हो गया ना काम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रमोशन आ गया समझ में? हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि पद नहीं बदल रहा। ये है आपका प्यारा सा संगठन, तो आप यहां थे, है ना, इस स्तर पे थे, तनख्वाह बदल जाएगी पर आप रहोगे यही। पदोन्नति तो तब मानेंगे जब आप ऊपर चढ़ गए, तो वो नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। दूसरा है वर्टिकल प्रमोशन, ऊर्ध्वाधर पदोन्नति। ये है वर्टिकल। आप थे पटवारी और बन गए आरआई, पद में ऊपर की तरफ बढ़े आप। ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल प्रमोशन, ये एक्चुअल प्रमोशन है। पदोन्नति के 3 प्रकार हमको कार्मिक प्रबंध में पढ़ने को मिलते हैं, है ना, पर ध्यान रखिएगा कि वास्तविक अर्थों में पदोन्नति केवल वर्टिकल पदोन्नति ही है, वर्टिकल प्रमोशन ही प्रमोशन है। जो प्रमोशन की आपने परिभाषा लिखी है, जो प्रमोशन के आपने 3 आवश्यक घटक लिखे हैं, वो 3 के तीनों केवल वर्टिकल प्रमोशन में है, इसके अलावा किसी प्रमोशन में नहीं है। ठीक है। थर्ड इज ड्राई प्रमोशन, सूखी पदोन्नति। समझ तो गए होंगे कि आप ड्राई प्रमोशन में क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। कितना फंडा क्लियर है लोगों का, रुपया होता है मिली भले काम बदल जाए, तो बाकी सब बदल जाए, लेकिन सैलरी और बेनिफिट्स अगर ना परिवर्तित हो तो ड्राई प्रमोशन, सूखी पदोन्नति। ये एजुकेशन सेक्टर में खूब होता है और भी सब जगह होता है। हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज है ना, इसमें एक पद है डीन, सबसे सम्मानित पद, जिसपे कोई नहीं बैठना चाहता। एक डॉक्टर साहब के पास तो पागलपन का सर्टिफिकेट है, डीन बने थे, स्वेच्छा से डीन बने थे, फिर कोरोना लग गया, तो फिर लिखवाए कि इनको रात में नींद नहीं आती है, हेलुसिनेशन होने लगा है, इतना तनाव है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर वो प्रमाण पत्र लगा करके भेजे कि हमको डीन के पद से हटा दिया जाए। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार कई डीन परिवर्तित होते रहे। तो सीनियर मोस्ट जो एचओडी होगा, नियम के अनुसार उसको डीन बनाया जाना है। जो सीनियर मोस्ट एचओडी होगा वो जब डीन बन जाएगा तो उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ही विल ड्रॉ द सैलरी ऑफ एचओडी, वही वाली तनख्वाह मिलेगी उसको। काम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक विभाग के बजाय
पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी है, बॉस हो जाएगा वो, लेकिन जूरे झारे। इनफैक्ट वो इसलिए और होता है क्योंकि सूखा और बढ़ जाता है। जब आप एचओडी रहते हो तो अभी जैसे एचओडी लोग हैं मेडिसिन के, आप देख रहे होंगे, तो उनके सामने, घर के सामने हर समय 300-400 आदमी मौजूद रहते हैं, क्योंकि और कोई प्रशासनिक काम उनके पास है नहीं, तो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस चलती रहती है। जब आप डीन बन जाओगे तो उधर से भी सूखा हो जाएगा, उधर भी सूखा और इधर भी सूखा हो जाएगा। टोटल ड्राई प्रमोशन है ये एजुकेशन सेक्टर में हर जगह होता है कि आपको एक बढ़ा हुआ दायित्व दे दिया जाता है, लेकिन आपको तनख्वाह तो वही, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो वाली, एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो वाली, प्रोफेसर है तो वो वाली मिलेगी। जितने रैंक क्लासिफिकेशन होते हैं, जहां जहां रैंक क्लासिफिकेशन है, वहां ड्राई प्रमोशन बहुत होता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर है एक पद, जब वो डिप्टी कलेक्टर कलेक्ट्रेट में बैठा रहता है तो कलेक्टर का डेप्यूटी होता है। एक डिप्टी कमिश्नर का पद होता है, कमिश्नर के ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां आपको 2 डिप्टी कमिश्नर मिलेंगे, एक डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और एक डिप्टी कमिश्नर विकास। जो डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होगा वो भी डिप्टी कलेक्टर ही है। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इज अ डेप्यूटी कमिश्नर, तो वही डिप्टी कलेक्टर कलेक्ट्रेट में बैठा है तो कलेक्टर का डिप्टी है, और वहां बैठ गया कमिश्नरी में तो कमिश्नर का डिप्टी है। तो ज्यादा दमदार कौन? वो पूरा संभाग संभाल रहा है, तो है तो प्रमोशन ही, पर है तो ड्राई, पर वो प्रमोशन है नहीं, है ना, क्योंकि आप बनते तो बने तो वही हो। जैसे डीन बन जाना प्रमोशन तो है नहीं, क्योंकि वो तो आप एचओडी है ना, सैलरी नहीं बदल रही है। जो मुख्य काम है रैंक क्लासिफिकेशन में, मुख्य है पे स्केल का परिवर्तन होना। सब कुछ पे स्केल से पता चलता है, ठीक है। तो पदोन्नतियां कार्मिक प्रबंधन के अनुसार से 3 प्रकार की होती हैं, असली, असल वाली, बीच वाली है, वर्टिकल प्रमोशन ही है, ठीक है। पदोन्नति की विधियां, पदोन्नति के आधार, पदोन्नति के तरीके। सबसे सरल विधि है वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ये सबसे सरल इसलिए है, ये ध्यान में रखिएगा, सीनियरिटी डज नॉट मीन योर एज, इट मीन्स योर लेंथ ऑफ सर्विस। वरिष्ठता उम्र से तय नहीं होती, वरिष्ठता तय होती है सेवा काल से, ठीक है। जो कानूनगो साहब का एक पद खाली है, तो इन 4 पटवारियों में जिसकी सबसे अधिक लंबी सेवा अवधि हो उसको पदोन्नति कर दीजिए। ये है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, ठीक है। जापान में पदोन्नति का यही आधार है, सिर्फ एक आधार। जापान में सीनियरिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ प्रमोशन, ओनली। आप में से कुछ लोगों ने कभी पढ़ा होगा थियरी जेड। डगलस मैकग्रेगर ने अधीनस्थों या कर्मचारियों के बारे में प्रबंधकों की 2 तरह की मान्यताएं चिन्हित की थी, थियरी एक्स एंड थियरी वाई। पिछले टेस्ट पेपर में था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। नकारात्मक अवधारणाएं थियरी एक्स
सकारात्मक अवधारणाएं थी भाई। 1970-80 के दशक में अमेरिका में एक और चिंता का बिंदु पैदा हुआ। अमेरिका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोज एज ए सुपर पावर, और सिर्फ सैन्य बल में ही नहीं अमेरिका सुपर पावर था। यूएसए वो द लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज भी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो। जाहिर है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते सबसे एफिशिएंट अर्थव्यवस्था है वो। सन 70 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक बहुत छोटे से देश की अर्थव्यवस्था चुनौती दे रही थी, जापान की। जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका रौंद चुका था। परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, बर्बाद कर दिया था उसने। और 20 से 25 सालों के अंदर जापान वापस एक शक्तिशाली देश बन गया, एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी बनी। और वो इतने पावरफुल इकोनॉमी थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल के खास करके मामलों में न सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को, बल्कि अब उनके प्रोडक्शन यूनिट्स अमेरिका में बनी हुई थी। मतलब उनके कारखाने अमेरिका में खुल गए थे जापानी कंपनियों के। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका की इकोनॉमी पर कब्जा जापानी कंपनियों का हो। तो अमेरिका में ये खोज शुरू हुई कि साहब इतनी जल्दी ये आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होने का कारण क्या है। मतलब कुछ न कुछ कल्चर में डिफरेंस होगा हमारे और उनके बीच में। उनकी कॉर्पोरेट कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आउची ने थ्योरी जेड दी थी। आउची ने बताया कि जापान में हर एक कंपनी, हर एक ऑफिस एक फैमिली है, परिवार है। और जैसा कि परिवार में होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पापा आपसे कम योग्य होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, संभावना है ज्यादा, है ना, कि कम पढ़े लिखे। आप ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, बहुत सारी डिग्रियां, हो सकता है नौकरी भी ज्यादा अच्छी पा जाएं। आपके पापा पटवारी हों और आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, तो आप उनके बाप बन जाएंगे क्या? बाप तो वही न रहेंगे, चाहे जो हो जाओ, बाप तो वही न रहेगा। आपके बड़े भाई से आप बड़े हो जाओगे क्या? आप तो वही न रहोगे जहां हो। मतलब आपकी जो स्थिति है फैमिली में, आपकी वही रहने वाली है, चाहे कितने बड़े 30 मार हाँ। जापान में भी वो यही संस्कृति फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि साहब मेरिट कम ज्यादा नहीं है, योग्य जो ज्यादा होगा हम उसको पदोन्नति दे देंगे। तो काहे बाकी हमारे जितने कर्मचारी हैं वो सब अयोग्य हैं, सबको योग्य छांट के नंबर किए हैं। तो एक आदमी ज्यादा योग्य कैसे हो सकता है? जितने हैं सब योग्य हैं। प्रमोशन उसको मिलेगा जिसकी उम्र ज्यादा हो। एक फैमिली में इज्जत, सुपीरियरिटी उसकी ज्यादा होती है जिसकी उम्र ज्यादा होती है। तो हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट ऑफिस, सरकार का हर डिपार्टमेंट एक परिवार की तरह है। इसलिए वहां जेलसी नहीं है लोगों में, आपस में वैमनस्य और ईर्ष्या की भावना नहीं, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है। हाँ, भारत में भी आपने देखा होगा कि एक खानदान की दूसरे खानदान से प्रतिस्पर्धा होती, तो उनकी एक कंपनी की दूसरे कंपनी से प्रतिस्पर्धा है, लेकिन एक कंपनी के अंदर के कर्मचारियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि वो सब एक परिवार है। और जब आपकी मम्मी नाराज हो जाती हैं तो खाना नहीं बनाती क्या? बनाती, खाना वो बनाती हैं। ये बात दूसरी है, बनाने के बाद बर्तन जोर से पटक दीजिए, ले खा, आओ खा ले, आओ बना ले। तो जाएंगी तो 6 रोटी और सेंक ले आएंगे, ले जाओ घर जाओ। जापान में कर्मचारी जब असंतुष्ट होते हैं, जब हड़ताल पर जाते हैं,
तो दे डू नॉट स्टॉप द वर्क, वो घर ही नहीं करते। वो कहते हैं कि खून चूसना चाहते हैं तो हमारा लो चूसो। वो ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं बंद करते। हमारे यहाँ लोग हड़ताल पे जाते हैं तो कारखाना छोड़ के बाहर खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जो काम करना चाहता होगा उसको भी नहीं घुसने देंगे, 2-3 दिन इंतजार करेंगे, चौथे दिन कारखाना में आग लगा देंगे। डेफिनेटली अपनत्व का भाव नहीं है। भाई जिस कारखाने ने आपको दाल रोटी दी है, जहां से आपका खाना चल रहा है, जीवन यापन चल रहा है, आप उसमें आग लगा दे रहे हो, इसका मतलब कि अपनापन नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो कोई नकारात्मक गतिविधि नहीं करते हैं। वो कहेंगे कोई के चला 8 घंटे के बजाय हम 18 घंटा काम करें, जापान करोगे क्या, दोनों दिक्कत नहीं, 4 गुना प्रोडक्शन करने लगेंगे। और जापान में ये बहुत बड़ी समस्या है। जापान की इकोनॉमी सैचुरेट हो रही था, डिमांड नहीं जनरेट हो रही है। ओवर प्रोडक्शन करने लगोगे तो कंपनी बैठ जाएगी, सामान जाई कहां, खरीदी को। जैसे रीवा में विकास कर रहे हैं ना हम लोग, वैसे जापान भी अपना विकास कर रहा है। पहले हवाई अड्डा बोला कि नहीं सब लोग हवाई यात्रा करो, तो हवाई अड्डा सब जगह बनाया। फिर बोला कि नहीं नहीं ऐसा करो कि ट्रेन से यात्रा करो। फिर ट्रेन की पूरी बनाया, बुलेट ट्रेन सब जगह चला दिया। फिर बोला कि ऐसा करते हैं कि फ्लाई ओवर भी बना देते हैं यहाँ से वहां तक, जेके मन हो बाई रोड जाए, जेके मन हो जाए ऐसे जाए, जेके मन हो वैसे जाए। मतलब अब काम कुछ बचा नहीं, करो क्या? तो मतलब आप काम की डुप्लीकेसी पैदा कर रहे हो, बिकॉज द इकोनॉमी हैज टू ग्रो। आपको लोगों को रोजगार देना होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका, इतना सा तो देश है बेचारा, तो कितना विकास करेगा हमारी नहीं वजह। तो आप जबरन विकास करेंगे, पहले 1 लेग, फिर 2 लेग, फिर 3 लेग, फिर अब जाए 10 लेग न हो जाए। अब आदमी हेर रहा है कि कहाँ कैसे काढ़ ले। ठीक है, तो जापान में प्रमोशन का एक ही आधार है, पदोन्नति, सॉरी वरिष्ठता के अगेंस्ट। अमेरिका में प्रमोशन का एक ही आधार है, योग्यता। The other basis of promotion is merit based promotion, योग्यता के आधार पर पदोन्नति। जब आप योग्यता के आधार पर पदोन्नति दोगे तो फिर मामला जटिल हो जाएगा। जटिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने के लिए आपको योग्यता का निर्धारण करना पड़ेगा। कौन है जिसको हम पदोन्नति दे दें? ठीक है, पदोन्नति देने के लिए एक काम आप कर चुके हैं अभी अभी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये है ना, वो निष्पादन मूल्यांकन पदोन्नति का एक आधार है। हम कहते हैं उसको एफिशिएंसी रेटिंग। लेकिन एक मुद्दा है, एक इशू है। वो जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आप कर रहे थे, वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन तो एक टाइम पीरियड के लिए था, मोस्टली इट वाज फॉर अ ईयर, एनुअली आप कर रहे थे, है ना? एक साल में कितना काम हुआ? क्या एक साल के काम के आधार पर आप पदोन्नति दे देंगे? जो एक्रूअल बेसिस होती है, मतलब कई वर्षों के कार्य निष्पादन के आधार पर बनता है सेवा विलेख। सर्विस रिकॉर्ड। पदोन्नति का एक आधार है सेवा विलेख। हम पिछले कुछ निश्चित वर्षों के सेवा अभिलेखों का आंकलन करते हैं पदोन्नति के लिए। तय कर देते हैं कि कितने साल का सेवा अभिलेख हम देखेंगे। जैसे
भारत में सरकारी नौकरियों में पिछले 5 साल का सेवा अभिलेख देखा जाता है, पिछले 1 साल का नहीं और पिछले सभी सालों का नहीं, 5 सालों का सर्विस रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं, मेरिट के डिटर्मिनेशन के लिए, योग्यता के निर्धारण के लिए, जब बात पदोन्नति की होती है तब। दूसरा तरीका है विभागाध्यक्ष का निर्णय, डिसीजन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी। आपके वरिष्ठ अधिकारी को पता है आप उन पदीय दायित्वों का निर्वहन कर पाओगे या नहीं जो भविष्य में आपको मिलने वाले हैं। एक मुद्दा है, बहुत भारी इशू ये है कि आप मजदूर थे, गिट्टी तोड़ते थे, हमने आपका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किया है, गिट्टी तोड़ने का आप पटवारी बने, हमने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किया है आपके पटवारी के काम का, पदोन्नति हम आपको पटवारी के पद पर थोड़ी दे रहे हैं। सर्विस रिकॉर्ड आपने देखा, एफिशिएंसी रेटिंग जो आपने देखी, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आपने देखा, वो तो पटवारी के काम करने देखे हो, वो गिट्टी तोड़ने का ना देखे हो, वो पैकेजिंग का काम करने का ना देखे हो। पदोन्नति दोगे तो मुझे तुम फोरमैन बनाने वाले हो, सुपरवाइजर बनाने वाले हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनाने वाले हो। द नेचर ऑफ वर्क इज गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज, सब बदल जाने वाला है। एंड द इशू इज कि आप गिट्टी तो बहुत अच्छा तोड़ देते हो, फोरमैन ही कर लो क्यों? मेरी नॉट हो सकता है कि ना कर पाओ, तो फिर कौन तय करेगा कि आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? आपका सीनियर, वो आपकी अन्य योग्यताएं क्षमताएं जानता है, इसलिए एचओडी का निर्णय भी महत्वपूर्ण होता है। तो कई ऐसे संस्थान हैं जो केवल पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति एचओडी को देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम करते हैं आपकी वेतन निर्धारण के लिए, बोनस निर्धारण के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, पर पदोन्नति एचओडी के निर्णय पर होता है। तीसरा तरीका है परीक्षा, एग्जामिनेशन। एग्जाम 2 प्रकार के होते हैं। परीक्षा हम दरअसल इसलिए ले रहे होते हैं, अभी आपने 2 विधियां देखी। पहली विधि में हमने उन चीजों का आंकलन किया था जो आप आज के पद पे कर रहे हो, भावी पद पे आपकी क्षमताओं का हमने आंकलन ही नहीं किया। तो उसका विकल्प दूसरा ये था कि साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तय करे कि आप पदोन्नति के लायक हो कि नहीं। पर उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि साहब उसकी सब्जेक्टिविटी, वो पक्षपात कर सकता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, उसका निर्णय गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा तरीका ये है कि आओ परीक्षा ले लेते हैं। भाई कानूनों के दायित्वों के संबंध में हम आपका एग्जाम ले लेते हैं। अगर आप उस काम को कर पाओगे, मतलब उस कार्य से संबंधित ज्ञान आपके पास होगा, तो परीक्षा आप पास हो जाओगे। जो टॉप करेगा हम उसको दे देंगे प्रमोशन, है ना। ध्यान रखिएगा, भावी पद पर देने वाले हैं, मतलब काम आपका बदलने वाला है, और हम जानते नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं, ओपन एग्जामिनेशन एंड क्लोज एग्जामिनेशन। पदोन्नति के लिए खुली परीक्षा और बंद परीक्षा। खुली परीक्षा संगठन के सभी कार्मिकों के लिए खुली होती है, संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए खुली होती है। मतलब मान लीजिए कि नायब तहसीलदार के पद पर हमको पदोन्नति देना है 20 लोगों को, 20 पद खाली है नायब तहसीलदार के। तो हम कहते हैं कि जितने पटवारी, जितने बाबू, जितने कानूनगो हैं, वो सब इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। इट इज ओपन टू ऑल।
अब जाहिर ऊपर वाला तो नहीं है बैठेगा ना, नीचे वाले ही बैठेंगे। इट इज ओपन टू ऑल। तो ये खुली परीक्षा हो गई। बंद परीक्षा में ठीक नीचे के ग्रेड वालों को ही परीक्षा में बैठने की इजाजत होती है। मतलब केवल कानून को परीक्षा दे सकते हैं, पटवारी बाबू नहीं देंगे, तो बंद परीक्षा हो जाएगी। खुली परीक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है। खुली परीक्षा हालांकि योग्यता के निर्धारण का बेहतर तरीका है। वहां आपके पास 500 रॉ मटेरियल है, 500 लोगों में से 20 आदमी आपको चूज करता है। लेकिन उसके साथ एक समस्या ये है कि एक बंदा जो पटवारी था 5 साल, एक कानून को साहब के नीचे, वो पास हो गया। अब वो उन्हीं के ऊपर बहुत बन के बैठ गए। कि कॉजेस दिल में जलन होती है और काल भर हमका सर काट रहा, अब हमार बहुत। इससे संगठन में वो जो टीम वर्क है ना, एक बहुत बड़ी समस्या है। टीम वर्क को प्रभावित करता है। इसलिए अमूमन परीक्षाएं बंद ही होती हैं पदोन्नति वाली, क्लोज एग्जामिनेशन ही होता है। अब समस्या ये है कि साहब हम क्या करते हैं, हम माने भारत में हम क्या करते हैं। ज्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की कोई स्टैटिक पॉलिसी नहीं है इंडिया में, कोई स्थायी नीति नहीं। पदोन्नति हमेशा मालिक की इच्छा पर होता है। जो एचओडी साहब है ना, उन्हीं की इच्छा पर होता है। ज्यादातर तार्किक नहीं होता। इसलिए हमारे देश में हम कहते हैं कि अभी भी स्टेबल कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप नहीं हो पाया है, कॉर्पोरेट संस्कृति विकसित नहीं हो पाई। ज्यादातर बड़े बड़े कंसर्न्स हमारे 1990 के बाद पैदा हुए हैं। पुराने कंसर्न्स में आपके पास टाटा है, बिरला है, मोदी, मतलब वो वाले नहीं, मोदी टायर वायर आप सुनिए, है ना, वो है, डालमिया है। कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज ही हैं जो पुराने जमाने की हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब 90 के बाद पैदा हुए। तो अभी इतना समय नहीं हुआ कि वो अपना कोई कल्चर डेवलप कर पाए, क्योंकि अभी वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाले लोग, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे होते हैं जब आप, तो आपके पास प्रमोशन के पद बहुत तेजी के साथ खाली होते चले जाते हैं, और उनको भरने के लिए आप कोई स्थायी नीति अगर अपनाओगे तो भर ही नहीं पाएंगे। तो अभी तो ये होता है कि जो मिले योग्य उसको उठा करके बैठाओ पद पर, है ना। हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम एक अपना कोई हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप कर पाए। सरकार में हाँ हमने विकसित कर लिया है। बहुत पुराने जमाने से हम गौतम बुद्ध के देश में, और गौतम बुद्ध ने हमको हर काम को करने का रास्ता बता दिया। कौन सा रास्ता? मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध का रास्ता है मध्यम मार्ग। हम हमेशा बीच के रास्ते से चलते हैं। अर्थव्यवस्था में भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं, ना हम पूंजीवादी हैं ना समाजवादी हैं, हम साहब खिचड़ीवादी हैं। हम हर जगह खिचड़ीवादी, सदैव खिचड़ीवादी रहते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार में प्रमोशन का आधार होता है सीनियरिटी कम मेरिट, वरिष्ठता तक योग्यता। सीनियरिटी कम मेरिट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन इन गवर्नमेंट। वरिष्ठता सहयोग्यता सरकार में पदोन्नति का आधारभूत सिद्धांत है।
दूसरा सिद्धांत है मेरिट कम सीनियरिटी, योग्यता सह वरिष्ठता, योग्यता सह वरिष्ठता। गाइडिंग प्रिंसिपल पहला वाला है सीनियरिटी कम मेरिट। मतलब सीनियरिटी कम मेरिट में सीनियरिटी को अधिक महत्व दिया जाता है, योग्यता को महत्व दिया जाता है पर उतना नहीं, अपेक्षाकृत वरिष्ठता को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है। मेरिट कम सीनियरिटी में मेरिट ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो पहले लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाद में लिखा है वो कम महत्वपूर्ण है ना। आपसे प्रश्न वो ऐसे ही पूछेगा कि मेरिट कम सीनियरिटी में का आशय क्या है। सीनियरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरिट ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों का समान महत्व है ना। ABCD ऐसे ही बनेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाद में जो लिखा है वो कम महत्वपूर्ण है, दोनों का एक समान महत्व नहीं है, दोनों का एक समान महत्व नहीं है। ठीक है। जैसे ही इस पद सोपान में हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हम वरिष्ठता से योग्यता की ओर ट्रांसफर हुए। नीचे के पदों में वरिष्ठता का आधार, वरिष्ठता ही पदोन्नति का आधार है, वरिष्ठता ही पदोन्नति का आधार है। क्योंकि नीचे के पदों में कार्यों की प्रकृति, कार्यों की जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा योग्यता की डिमांड करती ही नहीं। चपरासी का क्या काम है? कहीं झाड़ू लगा देना, कमरा साफ कर देना, टेबल साफ कर देना, चाय और पानी पिला देना, इसमें कौन योग्यता की जरूरत है? नीचे से पदसोपान में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे योग्यता की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी, है ना। लेकिन कभी भी योग्यता एकमात्र आधार पदोन्नति का भारत में नहीं। मेरिट इज नेवर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ प्रमोशन इन इंडिया। योग्यता एकमात्र आधार कभी नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। साल में एक बार संघ लोक सेवा आयोग हिंदुस्तान में मथानी डालता है, सागर मंथन करता है, 80-90-100 IAS उठाता है। अब उनमें आप क्या निर्धारण करोगे कि कौन योग्य है और कौन कम योग्य है? तो सब बराबर योग्य है। इसलिए योग्यता एकमात्र आधार पदोन्नति का कभी नहीं, मूल आधार वरिष्ठता है। ठीक है। आज की कहानी यही बंद करते हैं।